नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज़ पे। इलेक्शंस यानी कि प्रोसेस चल रहा है और हमें और आपको चलना है 4 दिसंबर को वोट डालने के लिए, यानी पोलिंग स्टेशंस में। इस रणभूमि में जितने रणबांकुरे हैं उनसे एक एक करके हम आपको उनसे मिलवाते रहे हैं और एक योद्धा जो पिछले 15 साल से बहुत मजबूती के साथ दिल्ली में पैर जमाए खड़ी हैं और जितने लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, दूसरे, कोशिश ये कि उनकी जड़ें हिला दें। क्या यह संभव है? खुद मौजूदा मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सबसे दमदार नेता जिनके कंधे पर कांग्रेस दिल्ली की सवारी कर रही है, शीला दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये 15 साल से आपकी जड़ें जमी हैं, कोशिश ये कि इस बार शीला जी की जड़ें हिलाई जाए। तजुर्बा है, रफ्तार है, कह रहे हैं कि स्पीड ब्रेक किस बार लगाना है? देखिए, ऐसा है कि हर चुनाव चुनौती होता है। कोई ये समझ ले कि भैया हम बैठ के ये चुनाव जीत ही रहे हैं या हार ही रहे हैं, वो मूल्यांकन नहीं हो सकता है। तो जैसे हमने 3 चुनाव लड़े हैं, हर में एक डिफरेंट चुनौती थी। पहली में ये था कि पहली दफ़ा मैं आई थी दिल्ली में, दूसरे में ये था कि एंटी इनकम्बेंसी है क्योंकि दूसरी दफ़ा तो कभी कोई दिल्ली में जीता ही नहीं है। फिर ये तीसरे में था तो अरे अब तो कभी हो ही नहीं सकता है। अब चौथे में भी सब यही विचार इस तरह के चल रहे हैं, लेकिन हम बड़े कॉन्फिडेंस से इलेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि जब 15 साल का काम है वो सबको दिखाई देता है, स्थिरता दिखाई देता है। और हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जितनी हमारी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने कोई ऐसी बात या ऐसा विश्वास नहीं पैदा किया अभी तक कि हाँ भाई वो दिल्ली को हम कांग्रेस पार्टी से बेहतर चला सकेंगे। आजकल घोषणा पत्रों का दौर चल रहा है। जी हाँ। बीजेपी भी बड़ी जबरदस्त घोषणा पत्र लेकर के आई। उसमें ये कहा कि हम जितने जो रेड लाइट्स, जो सिग्नल्स हैं, सब फ्री कर देंगे, फ्लाईओवर बना देंगे हाँ। और स्वास्थ्य बीमा करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट 30% बिजली कम करेंगे। स्वास्थ्य बीमा है, ऑलरेडी है। और जहां वो कह रहे हैं कि फ्लाईओवर्स बनाएंगे, वो बने हैं। जब ये थे वहां पर तो शायद 3 या 4 बने थे। तो इन्होंने जो मैं जानती हूँ उनके मैनिफेस्टो का, भी मैंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने एक भाषा बदल के बिल्कुल रूबरू हमारा मैनिफेस्टो कॉपी कर लिया है। कोई उसमें नई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। हम ये कर दें 30% बिजली हटा देंगे, कैसे आप हटाएंगे? 300% बिजली के दाम खरीदने के बढ़े हैं। दिल्ली सरकार ने कुल बोझ वो 65% डाला। DERC तय करती है, उनको ये भी शायद मालूम नहीं है। तो मुझे ताज्जुब ये होता है कि इतनी बड़ी पार्टी और वो ऐसे बातें कर रही है, ऐसे जिसमें न तो कोई सीरियसनेस है और न ही किसी को विश्वास होता है कि ये कर देंगे। अब कहते हैं हम 30 दिन में कीमतें कम कर देंगे। हाँ, वो 30 दिन में वो भी सब्जियों की कीमत कम कर देंगे। तो वो तो सब्जियां ऑलरेडी डाउन हो गई हैं ऑलरेडी, और इनका बोर्ड वहाँ कह रहा है 100 रुपए प्याज और 80 रुपए टमाटर, जब था ही है ही नहीं। और था भी तो 2-3 दिन। 100 रुपए तो खैर कभी नहीं रहा दिल्ली में, 80-90 तक पहुँचा। और रोज़ मॉनिटर करते हैं, हमने इंटरवेंशन किया है। तो कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो आप दिल्ली को वाकई में कर देंगे, और कौन से हमारे में खराबी? एक सेंटेंस बोल देते, बड़ी खराब गवर्नमेंट रही है। पोलियो का एक बात, पोलियो की जिक्र करते रहते हैं। एक तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, आपने उसे करा, संपन्न तो उसको हमने करा, आप तो थे ही नहीं। तो एक थोड़ा सा गुमराह करने वाली बातें, थोड़ी सी अपनी कहने वाली बातें हमारी मैनिफेस्टो से निकाल लेना चीज़ें। सिग्नल फ्री आप दिल्ली को या किसी भी देश में जो प्रगति विकास शहर है, कहीं सिग्नल फ्री हुआ है? वो कहते हैं कि मदरसा बोर्ड कांग्रेस ने नहीं बनाया, हम बना देंगे। हाँ, मदरसा बोर्ड वो बनाए, ज़रूर बनाए, अच्छे स्वागत है इसका, हम भी स्वागत करेंगे। जी। ये एक और है पार्टी
आम आदमी पार्टी बहुत तरह की आप देख रही होंगी, हम लोग भी ऑन एयर दिखाते रहते हैं, इंटरव्यूज़ दिखाते हैं, कुछ सीरीज भी मार्केट में आ गई, बड़ी हाय तबाह मची, मीडिया सरकार .com वर्सेस आम आदमी पार्टी। देखिए उनके ऊपर जो ये ऑपरेशन हुआ या स्टिंग ऑपरेशन जो भी कह दीजिए उसको आप इस भाषा में, उसने आम आदमी पार्टी की शक्ल एकदम बदल दी है। वो तो करप्शन के अगेंस्ट आए थे ना, सबसे बड़ा हथियार, और करप्शन में लिप्त हो गए। बार बार अखबारों में निकला था इतने $100 उतने $1000 यहाँ से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं। अब परसों अखबारों में निकला कि हमारे तो कई फॉरेन फंड्स लिए ही नहीं हैं। तो क्या उनका सच है, क्या नहीं झूठ है? हाँ, एक ऐसा ज़रूर लगता है कि उनकी बातें जो हैं एक पॉलिटिकल बातें नहीं है, एक ऐसी जैसे किसी को अच्छा लगता ना कोई अजनबी बातें कर रहा हो, तो इस तरह से है टेंशन। आम आदमी ना तो पॉलिटिकल पार्टी है, अब वो तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ नहीं बन रहे, वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सीडी आया इसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं, 12 करोड़ दिया गया उस जर्नलिस्ट को जिसने ये ऑपरेशन काश के किया। हमारे पास 12 करोड़ होता तो हम अपने कैंडिडेट्स को ना दे देते, अपना काम ना करते जी। ऐसा नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि 29 तारीख को एक विशेष क्षेत्र बुलाया जाएगा उसी रामलीला मैदान जी हाँ, देखिए कुछ मालूम ही नहीं है जी। और लोकपाल लाएंगे। लोकपाल कैसे लाएंगे? वो तो केंद्र का काम है। जिस दिन आप केंद्र की सरकार बनाएंगे, आप प्रधानमंत्री बनेंगे तब करिएगा, लेकिन इस वक्त आप दिल्ली में जो लोकायुक्त है वो लोकायुक्त है, और जब तक लोकपाल बिल पास नहीं होता है राज्यसभा में वगैरह, तब तक लोकपाल आप नहीं ला सकते रामलीला ग्राउंड में बैठ के। आपने एक भागीदारी योजना चलाई, जी हाँ, उसको लेकर के सरकार और उसका प्रचार भी करती रही, उसके बहुत सारे फायदे भी हुए। अब ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं उस भागीदारी का एक काउंटर ला रहे हैं, कहते हैं स्वराज कानून बनाएंगे और मोहल्ला सभा बनाएंगे, हर वार्ड में 15-20 मोहल्ला सभा होंगे, 500 से 1000 घर होंगे उसमें, और जो रोज़मर्रे की चीज़ें होती हैं जो एमसीडी बेसिकली डील करती है वो मोहल्ला सभा ही उसको तय करे। केजरीवाल जी को मैं थोड़ा सा बता दूं कि RWAs भी एक तरह से मोहल्ला सभा ही होती है, वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कहलाती है। हमारी महिलाओं बल्कि उनके मोहल्ला सभा से और छोटी यूनिट है। हाँ, और दूसरा ये होता है कि जो ये महिलाओं की पंचायतें हैं दिल्ली में, काफ़ी सारी हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, वो अपना काम करती हैं। और दूसरा ये है कि हमारे देहातों में भी पंचायतें विधिवत तरीके से नहीं बट अनौपचारिक तरीके से चल रही हैं। तो ये कौन सी ऐसी नई बात कह रहे हैं, कौन सी चीज़ है, और क्या कॉन्सेप्ट है इनका? क्या हम मोहल्ला कमेटीज बना देंगे? मतलब वेग है ना, आप स्पष्ट करिए। हमने, माफ़ करिएगा, स्पष्ट करके इन दिनों में काम किया है, और वो 15 साल में सबको दिखता है, सबको महसूस होता है। वो कह रहे हैं कि शौचालय भी नए बनाए जाएंगे 2 लाख, जिसमें 1 लाख महिलाओं के लिए होगा। कुछ वैसे ही बात बीजेपी भी करती है। नहीं, अब तो हमने ही कह दिया था अपनी किस्म के, वी शुड हैव पब्लिक टॉयलेट्स ऑल ओवर दिल्ली, और एवरी असेंबली में कम से कम 20 टॉयलेट्स फॉर वुमेन होना चाहिए। अब उसकी कॉपी एक करना चाह रहे हैं तो करें, इनके पास आइडियाज़ नहीं है, शब्दावली ज़रूर दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक के पास बिजली और पानी, मैडम ये 2 ऐसे विषय हैं जिनको लेकर कि जो आपके ओपोनेंट है, जाहिर है जो आपके ओपोनेंट है आपकी तारीफ नहीं करेंगे। बिजली और पानी को लेकर के बहुत हाई तबाह मचा रहे हैं। आप बताइए मुझे। पानी को कहते हैं, एक कह रहे हैं कि पहले मैं आपसे बिजली का पूछ रही हूँ, क्या कहते हैं? बिजली के रेट्स के बारे में जो इन लोगों ने बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे अभी कहा 300% बिजली का खरीद बढ़ा है इन दिनों में, पिछले 10-12 साल में, और 65% रेट बढ़ा है। तो अगर जो खरीद इतनी ज़्यादा, 65, DRC उसको तय करती है। DRC लोगों से बनवाती है, कंपनी से मंगवाती है, परचेजिंग कैपेसिटी और कितना प्राइसिंग है उससे करके वो जब वो निर्धारित करती है तो वो कहती है, अनाउंस कर देती है। ये दिल्ली सरकार है, इसकी संवेदनशीलता है
कि 200 यूनिट तक हमने ₹1.20 प्रति यूनिट दिया है सब्सिडी, और हमने 200 से लेकर 400 तक 80 पैसा। ये 68-70% पॉपुलेशन को रिलीफ देता है। ये क्या करेंगे? 30% हम कट कर देंगे। कैसे करेंगे? या तो सब्सिडी देंगे या क्या, किसी को कुछ मालूम नहीं क्या करेंगे। तो कुछ चीज़ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। प्रैक्टिस तो बताएं, हमने तो प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। पानी की जहाँ तक आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, पानी की कमी है, और पानी की कमी के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन और लीकेजेस ज़्यादा हैं। उस पर हमारा काम बहुत चल रहा है। आज 82% दिल्ली के लोग हैं जो पाइप्ड वाटर जिन्हें मिलता है। तो और जो हमें करना है, नई कॉलोनीज आते हैं, नए मकान, अब ऊंचे इमारतें अलाउ कर दिए, एक फ्लोर और अलाउ कर दिया, उनमें पानी चाहिए होगा ना। तो ये इसमें टाइम लगता है और इस पर हम बड़ी ज़ोरों से काम कर रहे हैं। पीछे भी किया है हमने, नहीं तो जिस तरह से 5 लाख लोग बढ़ते हैं हर साल, दिल्ली को तो एक ऐसा हो जाना चाहिए कि प्यासा रहना चाहिए था कॉन्स्टेंट। ऐसा नहीं होता है। जरा मैं पॉलिटिकल, ये तो इश्यूज जो वो रेज कर रहे हैं, चूंकि आपको जाना भी है, मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। जितना भी वक्त आपने दिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर के आगे चीफ मिनिस्टर के तौर पे प्रोजेक्ट कर दिया, क्योंकि शीला दीक्षित के तौर पे व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा हमला नहीं हो सकता था। CWG और सुंगलू कमेटी ये सब करते करते रहे। इनको लगा बीजेपी को कि विजय गोयल की जगह एक ऑल्टरनेटिव लाना चाहिए, और चूंकि केजरीवाल ने भी एक बना दिया, एक करप्शन को एक मुद्दा बना दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन आ गए। डॉक्टर हर्षवर्धन सीएम कैंडिडेट के तौर पे बीजेपी की तरफ से हैं। शीला दीक्षित कितना कंफर्ट या अनकंफर्ट फील करती? देखिए, ये बीजेपी का प्रिविलेज है, हर पार्टी का प्रिविलेज होता है कि किसको वो कहाँ चुनती है। इस पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझती उचित है। उनकी सोच है, करा है उन्होंने। मेरे कुछ मित्र हैं, वो ये कहते हैं कि हर्षवर्धन के आ जाने से शीला दीक्षित जी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगी। मैंने पूछा कैसे? उनकी जो थ्योरी है या लॉजिक है, वो ये कहते हैं कि अब जंग केजरीवाल जी और उनके बीच होगा, ट्रायंगुलर फाइट में अल्टीमेटली फ़ायदा अब कांग्रेस को मिल जाएगा। अब ये देखिए, अंदाज है, अपनी अपनी सोच हो सकती है। यहाँ तो लोग लाखों की तादाद में फैसला करेंगे ना, तो लाखों की एक किस्म की राय हो जाए, ये पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में नहीं होता है। इवेंचुअली जो वोट प्रिवेल करता है उससे होता है। और इस पर एक अंदाज़ा लगा देना, ये कॉन्वर्सेशन के लिए और बहस करने के लिए बड़ी दिलचस्प सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई फाइनलिटी नहीं है। ये जो सर्वेज आते हैं, आप तो इतनी मैच्योर हैं, इतनी उम्रदराज हैं, मदरली फिगर भी, आप बहुत लोग आपको इस रूप पे देखते हैं। ये जो सर्वेज आते हैं ठीक इलेक्शन के पहले, ये कितना डिस्टर्ब करता है या कितना पॉजिटिव नेगेटिव, कितना एक पॉलिटिशियन को, वो भी जिनके सर पे इतनी जिम्मेदारी है, कितना डिस्टर्ब करता है इंडिविजुअल बेसिस पे या व्यक्तिगत तौर पे? देखिए, सर्वेस का जो सर्वे निकले जिसमें ना तो पार्टी का मैनिफेस्टो पता हो, ना कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए गए हों, और ना ही किसी का यानी बैकग्राउंड, आम आदमी तो एकदम आई है ना, उसका तो कुछ है नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। बीजेपी का है रिकॉर्ड, भले ही 15 साल पहले हो, तो रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो सर्वे किस पर आधारित है? इसलिए लोगों पर कितना असर पड़ता है मुझे नहीं, मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हमारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें ज़मीन, और अगर जो सर्वे कहता है कि हमने 3000 लोगों को करा है या 10,000 करा है, तो हम तो मिलते हैं हज़ारों रोज़, तो उसमें हम उससे स्वय नहीं होते। ये आप अभी कैंपेन के लिए जा रही हैं, धुआंधार कैंपेन चल रहा है सुबह से लेकर शाम तक, पब्लिक रिस्पांस जाहिर है जो आपको सुनने आते हैं, लेकिन एक पॉलिटिशियन, बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो लगता है कि वो क्राउड कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कितनी वार्म है, कितनी कोल्ड है। आप जा रही हैं, कैसा आप देखती हैं? देखिए, अधिकांश तो बहुत अच्छा है। एक आधी जगह ज़रूर लगा कि थोड़ा ल्यूकवार्म था, वो भी ल्यूकवार्म था, एंड में हो जाता है, और लेकिन अच्छा रिस्पांस है।
और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हम वोट जब मांगते हैं तो हमें कोई अपॉलॉजी नहीं देनी होती है, ना हमें ये कहना होता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो हमने किया है वो 15 साल का इतिहास सबके सामने है। किसी को महसूस होता और दिखाई तो सबको ही देता, मेट्रो दिखाई देती है, एयरपोर्ट दिखाई देता है, बसें दिखाई देती हैं, फ्लाईओवर्स दिखाई देते हैं, हॉस्पिटल्स दिखाई देते हैं, स्कूल्स दिखाई देते हैं, उनके रिजल्ट्स पता चले जाते हैं, ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है पता है। 36% हमारे लोग बाहर से आते हैं, तो कोई कारण होगा ना कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो ये सब चीज़ें हम उस पर विश्वास भी करते हैं और ये संकल्प उसके साथ करते हैं कि इसको भी जो कमियां खामियां, जैसे आपने पानी की बात करी, वो हो रही हैं, ज़रूर उनको पूरा करेंगे। और किया है, हमने कभी वो नहीं किया कि जो हमने कहा उसका वायदे को पूरा न किया हो या उसके पीछे न लगे हों। एक राहुल गांधी रैली में आए, आपको भी याद होगा, बहुत चलाया, हम लोगों ने भी चलाया, सभी लोगों ने चलाया, जिस मंच से आप कह रही थी कि बहनों रुक जाओ, भूख लगी होगी, बैठ जाओ, थैंक यू। अभी मैं शकील साहब का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उनसे भी पूछा ये भीड़ को लेकर के इतनी हाय तौबा देखिए क्यों ऐसा मचती? था उस दिन, मैं कबूल करती हूँ कि थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट ज़रूर हुआ, क्योंकि पानी नहीं आने दे रहे थे, इसलिए वो बेचारी बहनें उठी थी, ये नहीं। और दूसरा जो हमने कैलकुलेट नहीं किया था वो गुरु नानक देव जी का दिवस था, और दूसरा हमारे यहाँ वो कोई पूजा होती है, फुल मून था, कोई इस तरह का था, तो उसकी वजह से भीड़ थी, ऐसा नहीं है। हम लोगों की तरफ से इसमें लगता है भीड़ बहुत बड़ी थी, और कुछ जो कुछ ये था लास्ट जो वो कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस का था, उसमें भी दिलचस्पी थोड़ी कम हुई। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, मंगलपुर की उनकी हुई रैली, इतनी बढ़िया हुई, सोनिया जी की इतनी बढ़िया रैली, रिस्पॉन्सिव रैली हुई, मंगोलपुरी में बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स रहा, उसकी तो चर्चा कोई नहीं करता। अच्छा, मुझे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि ये जितनी राहुल जी की या सोनिया जी की जितनी रैलीज आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, एक पीएम की रैली सिख इलाकों में करने की योजना बन रही है, वो हो रही है शायद, लेकिन ये आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा सुरक्षित सीटों वाले इलाके में है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ना 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 ना, वो ऐसे बड़े लीडर्स की जो होती है ना, वो पूरे एरिया 10-15 एमएलए को प्रभावित करती है, वहाँ कई लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो जैसे ईस्ट दिल्ली में हमें करनी थी, एक सोनिया जी की कर दी, साउथ दिल्ली में करनी थी, राहुल जी की कर दी। अब ये कहाँ होती है लोग तय करेंगे, देखेंगे कैसा होता है। तो वी ट्राई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे लोकसभा में भी हमने राहुल जी सोनिया जी की और प्रधानमंत्री जी की करी थी, राहुल जी की करी थी, तो इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। जितने सिटिंग एमएलएज हैं सब पे आपने फेथ जाहिर किया, हालांकि संगठन का मत कुछ और था, लेकिन आप उनके पीछे खड़ी रहीं कि नहीं इनको दो और मुझे इन पर भरोसा है। वो भरोसा कायम रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने। देखिए, हर इलेक्शन में रिस्क तो है, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, कोई कैलकुलेटेड रिस्क लेता है कि अगर जो सिटिंग एमएलए है उसने काम किया हो और उसके ऊपर कोई लांछन नहीं है, लेकिन उस पर ही नहीं निर्भर करता, ऑपोजिशन पर भी होता है, किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस है, क्या है, तो इंसान उसको चूज़ करता है जो उस वक्त लगता है कि बेस्ट है। क्योंकि हमने इससे पिछली दफ़ा जिन जिन एमएलएज को हटा दिया था वो सीटें सब चली गई थी, तो उससे सीखा अब ये है, अब देखो क्या होता है। 8 तारीख को क्या रिजल्ट होगा? आप तो पॉलिटिकली अरे बहुत बाबा, मच्योर, ना तो मैं काउंटिंग एजेंट हूँ, ना मुझे पता चलेगा, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, सट्टा बाजार की स्टोरीज हम लोग चला रहे थे कहीं से। अच्छा। उसमें बीजेपी पे दांव लगाया, सबसे फेवरेबल बीजेपी की, उनकी सरकार बनेगी। सर्वेज कुछ हंग कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। हमने ज्योतिषियों को बुलाया,
और 5-6 जो पामिस्ट्री वाले, न्यूमरोलॉजी वाले, कल परसों हमारे यहाँ वो कार्यक्रम हुआ और 5 लोगों को बुलाया कि एक आदमी नहीं, 5 लोगों का ओपिनियन लो। उनका ये कहना है कि कांग्रेस के स्टार्स भले ही आप लोगों को दिखते हो कि बीजेपी के स्टार्स स्ट्रांग हो, वो कहते हैं कि कांग्रेस के स्टार्स 8 तारीख को देखिएगा, हम लोगों के कैलकुलेशन के मुताबिक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सट्टा बाजार भी कंप्लीट नहीं देता है, उसका भी जो भी कुछ होता है, आई मीन नथिंग इज परफेक्ट। परफेक्ट तो रिजल्ट होता है जो वोटर देता है, और एस्ट्रोलॉजी में भी यही है। सी, पीपल कैन बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मैनी पीपल डू, मैनी पीपल डोंट, लेकिन इट्स नॉट ए फाइनलिटी। नहीं तो फिर इतने चुनाव करने की ज़रूरत ही क्या है? एस्ट्रोलॉजी से पूछ लीजिए, आ जाएगी जो पार्टी जिसको आना होगा। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट को जो है वो दिशा बता देते हैं, लेकिन अंतिम रिजल्ट तो नहीं ना होता। अंतिम तो 4 तारीख को और 8 को इसकी काउंटिंग होगी। फाइनल रिएक्शन, आपको बहुत सारे काम है, मैं बहुत ज़्यादा, जितना आपने वादा किया उससे ज़्यादा मैंने ले लिया है, अधिकार से ले लिया है। कितनी सीटें कांग्रेस को 8 तारीख को? देखिए, हम वर्क कर रहे हैं कि हमें मेजॉरिटी मिल जाए। नेचुरली सब पार्टी यही कर रही होगी, आम आदमी की पार्टी भी समझती उन्हें मेजॉरिटी मिलेगी। इस वक्त जैसे आपने कहा कि सट्टे वालों ने कुछ कहा, सर्विस कुछ कह रहे हैं, सर्विस कुछ कह रहे हैं, तो इस वक्त करना जो वोटर का माइंड होता है, जैसे हम समझते हैं, वो आखिरी 2-4 दिन में पड़ता है। ही लिसन्स टू एवरीबडी, सबकी सुनता है, सबका रहता है, और अंत में हमारा अप्रोच ये है कि अंत में आप जब वोट डालें, सुनिए सबकी, तब अपने दिल पर हाथ, मस्तिष्क पर सोच कर डालिएगा। हमारा अप्रोच ये होता है, और मुझे विश्वास है कि लोग अधिकांश यही करते हैं, क्योंकि आने वाले 5 वर्षों का है, बच्चों का भविष्य। उन्हें लगे कि अच्छे स्कूल्स हो जाएंगे या अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी इनमें, तो नेचुरली वो ये सोचेंगे। हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको कोई नहीं नकार सकता, भले ही बीजेपी कह के दिल्ली को नरक बना दिया, पर इस कोई भी नहीं उनका विश्वास करेगा। थोड़ा बहुत कहते तो मैं समझ लेती कि लोग, तो वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड एंड वी कैन ओनली प्रॉमिस कि भैया हाँ ये करेंगे, अब आगे तो वोटें जाने का। तो मतलब आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और अपने जो 2 आपके मित्र दल हैं, एक तो बीजेपी, दूसरा आम आदमी पार्टी, ट्रायंगुलर फाइट की स्थिति है दिल्ली में तमाम सीटों पर, उनके लिए आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पर वो जाकर के उनका फुल स्टॉप कॉमा लग जाएगा? बीजेपी के कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, कुछ सीट्स ट्रेडिशनली उनकी हैं, उनमें वो भी उम्मीद करते होंगे, हमें भी लगता है कि शायद वही आएंगे। आप पार्टी का तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। ये आइडियोलॉजी हो जाए कि हम रामलीला में अपना सत्र करेंगे या 50% बिजली कम कर देंगे, तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना, कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या ये लीगल है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। आप लोकपाल लाएंगे, अरे आप तो असेंबली लड़ रहे हैं, जब पार्लियामेंट लड़ेंगे तो बोल देना कि हाँ करें। तो उसमें अभी पॉलिटिकल नादानी है। आई डोंट नो, बीएसपी पिछली दफ़ा अच्छी तेज़ तादाद में सबको लग रहा था, 2 सीटें लेकर गई थी, तो वो भी इधर उधर है, बीएसपी और एनसीपी दोनों इधर उधर है। और देखिए, इसमें रियली बहुत मुश्किल है कहना, और कमिट तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ये जो सीधी प्रकरण हुआ है, इसके बाद लगता है कि दिल्ली में कुछ सिनारियो बदलेगा, लोगों का माइंडसेट, या उस पर कुछ असर हुआ होगा? देखिए, क्यों नहीं होगा। मैं आपसे कहती जाऊं कि मैं बिल्कुल एक भी लांछन मेरे ऊपर नहीं है, और कल आप 2 लगा दें तो क्या मेरी जो मैंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई, या जिस जंग को मैं लड़ने जा रही, आपको ये नहीं लगेगा कि कमज़ोर हो गया? लगेगा, ज़रूर लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 तारीख के लिए दिल्ली वालों को आप क्या कहना चाहेंगे?
4 तारीख को मैं तो यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि परखी हुई सरकार को फिर से वोट दीजिएगा, कांग्रेस की सरकार को वोट दीजिएगा, क्योंकि आपने उस पर भरोसा जताया और वो पिछले 15 साल से, और उस भरोसे में कहीं कोताही नहीं हुई है, कहीं उसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे 5 मिनट का समय लिया था, वो 25 मिनट हो गया। बहुत 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 शुक्रिया आपका। ये थी मौजूदा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जिनके कंधे पर कांग्रेस की नैया पार लगाने की जवाबदेही है। कह रही हैं 4 तारीख को सोच समझ के वोट दीजिएगा। चलिए, आपसे मुलाकात होगी 4 तारीख को पोलिंग बूथ पर, और फिर 8 को देखते हैं कि आपका फैसला क्या हुआ। सबकी धड़कनें तेज हैं, परीक्षा की घड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।